कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं जहाँ ढेर सारे जर्मनी सैनिकों को रखा गया था और उनसे लकड़ी खदान में काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता क्योंकि इस जेल के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से लगभग 23,000 किलोमीटर दूर है। अगर कोई कैदी जेल से भाग भी गया हो तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत होनी पक्की है। 3 कैदी ऐसे भी हैं जो किसी भी हालत में यहाँ से भागना चाहते हैं क्योंकि ये लोग सारी जिंदगी एक कैदी बन के नहीं गुजार सकते। अब एक दिन ये तीनों भागने का प्लान बनाने लगे और प्लान के मुताबिक ये तीनों मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकले। कुछ दूर चलते ही उन तीनों में से एक बंदे को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसका एक साथी कहता है जब तक इसको होश नहीं आता तब तक के लिए हमें इसके साथ ही यहीं पर आराम करेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये तीनों केवल नाम के ही दोस्त हैं, काम के नहीं। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा। घर कुछ देर आराम करने के बाद वो लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते वो सभी जेल की सीमा से काफी दूर निकल जाते हैं कि तभी अचानक एक डॉग ने उन पर हमला किया। हमला होता देख कल्ट अपनी गन निकालता है और डॉग पर फायरिंग करने लगा। अब वो लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही 4 सरफरे उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वो सभी हैरान थे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है और ये कौन लोग हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। खैर मुड़बड़े में कल्ट उन चारों में से 2 लोगों को मार देता है और साथ ही में उनका कुत्ता भी। अब ये तीनों एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। वहीं जिंदा बचे दोनों सरफरे उन लोगों को ढूंढते हुए झाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। उन लोगों को पास आता देख वो तीनों अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कौन हो और हमें क्यों मारना चाहते हो। वो सरफरे बताते हैं कि हम लोग साइबेरिया की जेल से भागे हुए कैदी हैं, हम अपने घर जा रहे थे कि तभी रास्ते में हमें तुम लोग मिले। हमें लगा कि तुम तीनों रशियन जासूस हो इसीलिए हमने तुम पर हमला कर दिया। एंथनी कहता है इस हिसाब से तो तुम लोग हमारे भाई जैसे हो क्योंकि हम तीनों भी जेल से भागे हुए कैदी हैं, इसीलिए तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। कुछ देर सोचने के बाद वो दोनों उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस तरह ये सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वो लोग एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। मैप के हिसाब से इन लोगों को नीचे उतरना होगा। हैरी नीचे जाने के लिए मना करता है लेकिन एंथनी और उसके बाकी दोस्त उसे नीचे उतारने में मदद की। कर्ट उन लोगों को समझाता है कि मैप के हिसाब से सबसे पास का गांव फाइनलैंड में है, इसीलिए हमें निरंतर चलते रहना होगा। उसी वक्त एंथनी को पहाड़ की चोटी पर कुछ और मुसाफिर दिखाई देते हैं जिससे जाहिर था कि इसके जैसे कई और भी लोग हैं जो यहाँ से भाग रहे हैं। तभी विक्टर कहता है कि अब हमारी जंग यहाँ पर पड़ रही बर्फ और इस खूंखार जंगल से है, इसीलिए आज रात हमें यहीं पर रुकना होगा। हैरी रात को रुकने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी विक्टर का साथी बिरुक उसे वोडका पीने के लिए देता है। हैरी वोडका पीने के लिए उससे मना कर देता है और कहता है कि तुम आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दरअसल हैरी ये सब इसीलिए बोलता है क्योंकि एक रोज जेल में इन दोनों की लड़ाई हो गई थी जिसमें ब्रुक ने हैरी को बहुत मारा था। तभी विक्टर कहता है कि तुम्हें इससे बदला लेना है ना, इसे थप्पड़ मारना है ना, तो चलो इसे मारो। हैरी उसे मारने के लिए मना करता है लेकिन विक्टर उसकी एक नहीं सुनता और ब्रुक को पंच मारने के लिए मना लेता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं हैरी एक बहुत ही सज्जन आदमी है जिसने आज तक किसी को भी एक थप्पड़ तक नहीं मारा। लेकिन विक्टर के बार बार कहने पर हैरी ने जब ब्रुक को पंच मारा तो ब्रुक के चोट न लगकर हैरी को उल्टा लग गई जिससे कि सब लोग उस पर हंसने लगे। इसके बाद ये सभी आग जलाकर आपस में बातें करने लगे और सुबह होते ही फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। चलते चलते ब्रुक का पैर बर्फ में धंस जाता है जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हैरी मदद के लिए भागा तो वो भी बर्फ में धंस गया। हैरी को डूबता देख वो सभी सतर्क हो जाते हैं और फटाक से रस्सी निकाल कर उसे बर्फ के हॉल में डाल देते हैं और हैरी को उस हॉल से बाहर निकाल लेते हैं। हैरी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है लेकिन फिर इसके साथ ही इसके सारे कपड़े उतार देते हैं ताकि उसे हाइपोथर्मिया ना हो जाए। कर्ट हैरी से कहता है कि अपनी आंखें खोलो नहीं तो तुम्हारा शरीर ठंड से अकड़ जाएगा। कर्ट की लाख कोशिश के बाद भी हैरी जब नहीं उठता है तो विक्टर उसे लात मारकर उठाने लगा लेकिन हैरी की फिर भी नहीं उठता। ये देखकर विक्टर को गुस्सा आ गया और वो उस पर फायर करने लगा। गोली चलती देखकर हैरी उठकर भागने लगा जिससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। साथ ही एक जगह पर ये लोग आग जला लेते हैं और आराम करने लगे। एंथनी बताता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन का खाना बचा है इसीलिए हमें खाने का इंतजाम करना होगा। लेकिन ये लोग फिर भी हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ते रहते हैं। इसी बीच हैरी की तबीयत बिगड़ गई। वो कहता है कि अब वो आगे नहीं चल पाएगा। तभी विक्टर उसे खाना खिलाता है और कहता है कि तुमने अगर ये खाना नहीं खाया तो तुम मर जाओगे। वहीं कट एंथनी से कहता है कि अगर हैरी एक और रात जिंदा रहता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसे सुला देंगे और जितना हो सकता हो उतना खाना उससे ले लेंगे। उन दोनों की ये सारी बात विक्टर सुन लेता है और फटाक से हैरी के पास आ जाता है। कहता है कि हैरी उठ जाओ, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। हैरी कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उठ नहीं पा रहा। तभी विक्टर गुस्से में कहता है कि तुम खुद सोचो तुम्हें ये दोनों क्यों लेकर आए, अगर कल तुम चलने लायक नहीं रहे तो तुम्हें ये लोग खा जाएंगे। हैरी इसीलिए तुम्हें ये बंदूक चलाना सीखना होगा ताकि तुम इसका सामना कर सको। अगले दिन इन सभी को पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी तो सबसे पहले उस पहाड़ पर
कल्ट चढ़ता है ऊपर जाकर वो एक पेड़ में वो रस्सी बांध देता है और उसके बाद वो एंथनी को ऊपर खींच लेता है, साथ में सामान भी। अब नीचे 2 लोग बचे हैं। अब ये लोग धीरे धीरे हैरी को भी ऊपर खींचने लगे। हैरी बहुत ज्यादा मोटा था जिसकी वजह से उसे ऊपर खींचना थोड़ा मुश्किल था। हैरी के पीछे पीछे विक्टर भी आ रहा था। वो दोनों ऊपर पहुंचने वाले थे कि तभी हैरी का पैर फिसल गया जिससे कि विक्टर नीचे गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हैरी उसे बचाने के लिए जाना चाहता था तो कल्ट उससे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन हैरी उसके बावजूद भी जब उसकी नहीं सुनता तो वो अपनी गन निकाल कर विक्टर को शूट कर देता है जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और इस तरह हैरी को अपने साथ लेकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ये लोग आराम करते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी। हैरी अभी भी विक्टर के बारे में ही सोच रहा था। वो दोनों उसे समझाते हैं कि तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। अब सुबह होती है और ये लोग अपने सफर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में हैरी को भूख लगने लगती है तो वो पेड़ से कुछ तोड़ने लगा। एंथनी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और कहता है कि हमारी इजाजत के बिना तुम कुछ भी नहीं खा सकते। वहीं कल्ट मैप को देखते हुए बर्फ के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। मैप के हिसाब से यहाँ पर रेल की पटरी होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस यहाँ पर अब कोई भी रेल लाइन नहीं थी, यानी कि अब ये लोग पूरी तरह से भटक चुके हैं। तभी हैरी कहता है कि शायद मैं और मेरी टीम यहाँ पर ड्रोन मैपिंग कर चुके हैं। रेल की पटरियां यहाँ नहीं बल्कि पहाड़ के दूसरी तरफ हैं, इसीलिए हमको वहाँ जाना चाहिए। यहाँ पर कल्ट उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि जब तुमको सब कुछ पहले से ही पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं। हैरी कहता है कि मुझे पक्का यकीन नहीं था और मुझे लगा कि तुम लोगों को पता होगा इसीलिए नहीं बताया। अब ये लोग रात को यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। हैरी यहाँ पर एक कांटे को लगा देता है ताकि रात को जब ये लोग आराम करें तो कोई शिकार इसमें फंस जाए, लेकिन सुबह होते ही जब ये लोग कांटे को देखते हैं तो उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता। हैरी कहता है कि अगर आप लोग मेरा साथ दे तो हम झील के पास जाकर कुछ मछलियां पकड़ सकते हैं। वो दोनों साथ देने के लिए साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अकेले मछलियों को पकड़ोगे, इसीलिए वो एक टिन के डिब्बे से एक छोटा सा कांटा बनाकर दे देता है और पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। इधर हैरी भी झील में कांटा डालकर किनारे पर बैठ जाता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आती। शाम को कल्ट और एंथनी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा एक दिन बर्बाद हो गया, इसीलिए आज रात आराम ना करके सफर को जारी रखेंगे। चलते चलते उन लोगों को आधी रात हो जाती है तो एक जगह पर रुककर आराम करते हैं। हैरी एंथनी से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। एंथनी बताता है कि मैं एक सोल्जर था, लड़ाई के दौरान मुझे गोली लग गई और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो पता चला कि मैं एक जेल में हूँ जहाँ से हम लोग अभी भाग कर आए हैं। इधर कल्ट को एक खरगोश नजर आता है तो वो अपनी स्नाइपर से उस पर निशाना लगाता है। जैसे ही वो खरगोश को गोली मारता है वैसे ही वो खरगोश वहाँ से भाग जाता है और कल्ट का निशाना चूक जाता है, जिससे कि कल्ट को बहुत गुस्सा आता है। खाने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं था तो ये लोग आग जलाकर एक बर्तन में बर्फ पिघला लेते हैं, जिसे पीकर इन्हें थोड़ी बहुत एनर्जी मिली। अब रात को ये लोग उसी आग के पास सो जाते हैं, लेकिन हैरी को नींद नहीं आ रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके सोने के बाद वो लोग उसे मार कर ना खा लें, इसीलिए हैरी इन लोगों की गन को चुराने का फैसला लेता है। हैरी गन को उठाने वाला था कि तभी उसी वक्त कल्ट की आंख खुल जाती है। वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम गन चुरा कर हमें मारना चाहते हो। हैरी कहता है कि मैंने यहाँ पर एक बालू देखा था, उसी वजह से मैं इस गन को ले रहा था। तभी कल्ट कहता है कि अगली बार से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हैरी कल्ट से माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कल्ट माफी मांगने के बावजूद भी उसे माफ नहीं करता और कपड़े उतारकर चाकू की मदद से उसके बाएं हाथ के कंधे से बहुत सारा मांस काट लेता है। बेचारे हैरी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वहीं ये दुष्ट उसके मांस को गर्म करके खाने लगा। इससे हैरी को अब ये कंफर्म हो चुका था कि ये लोग धीरे धीरे करके मुझे मार डालेंगे। इसके बाद सुबह होती है और हैरी को हम एक पेड़ से बना हुआ देखते हैं। तभी उसके पास कल्ट आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो हैरी, मैं भूख से पागल हो गया था जिसकी वजह से मेरा अपना आपा खो गया और मैंने तुम्हारे साथ ये सब कर दिया, लेकिन प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। बट उसके लिए तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, पहली या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर यहीं पर रहकर अपनी मौत का इंतजार करो। हैरी ने काफी देर सोचा और उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। कल्ट उसके गले में एक रस्सी डाल देता है जिससे कि हैरी भाग न जाए। एंथनी को ये सब बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। अब ये लोग सरवाइव करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हैरी को तकलीफ तो हो रही थी, पर यहाँ पर उसकी तकलीफ को दूर करने वाला कोई भी नहीं था। तभी आगे एक पहाड़ की चढ़ाई आती है। ये लोग हैरी को साथ लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरी की वजह से ये लोग बार बार नीचे लुढ़क रहे थे। इसी वजह से कल्ट को गुस्सा आने लगा और कहता है कि मैं हैरी को यहीं पर मार डालूंगा और आगे का सफर हम दोनों तय करेंगे। एंथनी कहता है कि ऐसा मत करो, वो हमारे साथ आया था, इसीलिए हमें सही सलामत उसे उसके घर पहुंचाना होगा। अब बहुत लंबी चढ़ाई करने के बाद ये लोग एक जगह पर रात को आराम करते हैं। कल्ट इन लोगों से थोड़ा दूर चला जाता है तो ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। हैरी एंथनी से कहता है कि शायद तुम दोनों सिपाही हो, इसीलिए जीने के लिए तुम जो चाहे वो कर सकते हो। एंथनी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं
है। ऐसा कुछ लोग करते हैं जैसे कि कल्ट, पर मैं इन लोगों के जैसा नहीं हूँ। और हाँ, कल रात जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं चाहते हुए भी तुम्हारी मदद नहीं कर सका। इसके बाद रात को ये लोग हैरी को गर्म पानी पिलाते हैं। हैरी समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। अब सुबह होती है और ये लोग उसे पकड़कर जमीन पर गिरा लेते हैं और कुल्हाड़ी की मदद से उसका हाथ काटने वाले थे। कल्ट जैसे ही कुल्हाड़ी उठाकर हाथ पर मारता है तो कुल्हाड़ी गलती से एंथनी को लग जाती है, जिससे कि एंथनी को भारी चोट आती है, जिसके चलते हैरी इन दोनों को लात मार के वहां से भाग जाता है। जाते हुए वो रस्सी और बैग को भी ले जाता है। वहीं इन दोनों को जब होश आया तो वो उसका पीछा करने लगे। इधर हैरी एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है और सेफ्टी के लिए गन लोड कर लेता है। एंथनी कल्ट से कहता है कि तुम्हारे हिसाब से उसमें कितनी गोलियां बची हैं? कल्ट कहता है कि ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 गोलियां और बची होंगी। अब ये लोग फिर से उसका पीछा करने लगे। आगे बहुत गहरी खदान थी तो हैरी पेड़ में रस्सी बांधकर धीरे धीरे नीचे उतर जाता है, लेकिन कल्ट किसी भी हाल में उसे पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर छोड़ने लगा ताकि हैरी इन पत्थरों के नीचे दबकर मर जाए। लेकिन हैरी चालाकी दिखाते हुए सभी पत्थरों से बच जाता है और फिर से एक पेड़ में रस्सी बांधकर धीरे धीरे दूसरी ढलान से उतर ही रहा था कि तभी कल्ट जल्दी जल्दी उतरकर उसके पास आता है और कुल्हाड़ी की मदद से रस्सी को काट देता है, जिससे कि हैरी नीचे जाकर गिरता है और हैरी को चोट लग जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो फिर से उठकर खड़ा होता है। भागते भागते वह बहुत ज्यादा थक जाता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है। उसके पास में वो स्नाइपर अभी भी है, इसीलिए वह स्नाइपर को निकाल कर उन दोनों पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन अभी भी उसका निशाना ठीक से नहीं लग रहा था। कल्ट कहता है कि सारी बुलेट खत्म हो चुकी हैं, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? और कल्ट उसकी बंदूक के ठीक सामने आ जाता है। अब हैरी के पास में भी भागने का कोई मौका नहीं था, इसीलिए कल्ट और हैरी के बीच में लड़ाई होने लगती है। कल्ट हैरी का गला दबाकर उसे मारने वाला था कि तभी एंथनी बीच में आकर कल्ट पर हमला कर देता है। एंथनी को हमला करता देख कल्ट गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसके कुल्हाड़ी मार देता है कि तभी एंथनी की मदद के लिए हैरी आता है और कल्ट का गला दबाकर उसे खाई में फेंक देता है, जिससे कि कल्ट वहीं पर मारा गया। इधर एंथनी घायल होने के कारण चल नहीं पाता तो हैरी उसकी मदद करता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों इस जगह से निकल जाएंगे। और इस तरह ये दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और जब रात हो जाती है तब ये लोग आराम करते हैं। इस तरह से इन लोगों को 2 से 3 हफ्ते हो जाते हैं अकेले ही सफर करते हुए। लेकिन एंथनी बहुत ज्यादा घायल है और उसके घाव भी समय के साथ बढ़ते ही जा रहे थे, उसी वजह से वो एक जगह पर गिर जाता है। हैरी कहता है कि अब तो रास्ते हमें दिखने लगे, इसका मतलब हमारी मंजिल अब करीब है, इसीलिए चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब एंथनी में चलने की हिम्मत नहीं है। हैरी समझ जाता है कि अब ये जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वो अपनी कुल्हाड़ी निकाल कर उसके सिर पे मार देता है और एंथनी वहीं पर मर जाता है और हैरी अकेले ही आगे बढ़ता है। साथ ही पता चलता है कि हैरी ने एंथनी के मांस के कुछ टुकड़े एक बैग के अंदर भर लिए हैं ताकि वह भूख लगने पर खा सके। और इस तरह वो एक सड़क तक पहुंच जाता है, यानी अब उसकी जान बच जाती है। और इस तरह से हमारी इस मूवी का एंड होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सर्वाइवल मूवी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।